हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 24 रीटा स्केटर की धमाकेदार खबर। अगले दिन सभी लोग देर से उठे। गरुड़ द्वार का हॉल आज पिछले दिनों की तुलना में काफी शांत था। हरमाइनी के बाल एक बार फिर उलझे हुए दिख रहे थे। उसने हैरी को बताया कि डांस पार्टी के लिए उसने बहुत सारा रेशमी एहसास केश काढ़ा लगाया था, लेकिन हर दिन उसे लगाना झंझट का काम है। ऐसा लगता था रॉन और हरमाइनी में अनकहा समझौता हो गया है। वो अपनी झड़प के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे। वो एक दूसरे के प्रति दोस्ताना तो थे, लेकिन औपचारिक बहुत थे। रॉन और हैरी ने फौरन हरमाइनी को मैडम मैक्सिम और हैग्रिड की हुई बातचीत के बारे में बताया। हैग्रिड के अर्धदानव होने की खबर सुनकर हरमाइनी को रॉन जितना सदमा नहीं लगा। मुझे लग ही रहा था कि वो अर्धदानव होगा। मैं जानती थी वो पूर्ण तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 20 फुट लंबे होते हैं, लेकिन लोगों ने दानवों के बारे में कितनी गलत धारणा बना ली है। सभी दानव भयंकर नहीं होते। ये तो उसी तरह का पूर्वाग्रह है जैसे लोग नर भेड़िया के बारे में रखते हैं। ये तो दुराग्रह है ना? ऐसा लगा जैसे रॉन कोई चुभता हुआ जवाब देना चाहता है, लेकिन वो शायद दोबारा बहस में उलझना नहीं चाहता था। इसलिए उसने हरमाइनी से नजर बचाकर अपना सिर अविश्वास में हिला दिया। होमवर्क करने के बारे में सोचने का समय आ गया था, जिसे उन्हें छुट्टियों के पहले हफ्ते में पूरी तरह नजरअंदाज किया था। सभी विद्यार्थी उदास थे। क्रिसमस गुजर गया था, लेकिन हैरी सिर्फ उदास ही नहीं था, घबरा रहा था। दिक्कत ये थी कि क्रिसमस के बाद 24 फरवरी ज्यादा करीब लगने लगी थी। उसने अब तक सुनहरे अंडे में छिपे सुराग को समझने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए इसके बाद जब भी वो अपने कमरे में जाता, अंडे को अपने संदूक से बाहर निकालता, उसे खोलकर ध्यान से सुनता और उम्मीद करता कि शायद कुछ समझ में आए। लेकिन उसे सिर्फ 30 संगीतमयी कुल्हाड़ियों की ही याद आती। उसे यकीन था कि उसने इस तरह की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने अंडे को बंद कर दिया, कसकर हिलाया, फिर खोला कि शायद आवाज बदल गई हो, लेकिन नहीं बदली थी। उसने अंडे से चिल्लाकर सवाल पूछने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने अंडे को कमरे के पार भी फेंका, हालांकि वो जानता था कोई मदद नहीं मिलेगी। हैरी सेड्रिक के सुझाव को भूला नहीं था, लेकिन सेड्रिक के प्रति उसकी भावनाएं इस समय दोस्ताना नहीं थी, इसलिए वो उसकी मदद नहीं लेना चाहता था। उसे ये भी लगा अगर सेड्रिक सचमुच उसकी मदद करना चाहता है तो इस बारे में स्पष्टता से बता देता। हैरी ने सेड्रिक को साफ साफ बताया कि पहले काम में उसे ड्रैगन से मुकाबला करना है, और अगर सेड्रिक एहसान उतार रहा है तो उसे ठीक से बताना चाहिए था। उसे इस तरह की बेहुदा मदद की जरूरत नहीं थी, कम से कम उस व्यक्ति से तो नहीं जो चो का हाथ पकड़कर गलियारों में घूमता फिरता था। नया टर्म शुरू हो गया था। हैरी क्लास में जाने लगा था। उसके सीने पर अंडों का भारी बोझ था, जैसे वो उसे अपने साथ उठाकर घूम रहा है। अब मैदान में बर्फ की काफी मोटी परत जम चुकी थी। ग्रीन हाउस की खिड़कियों पर बर्फ इतनी ज्यादा जम गई थी कि जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास में बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देता। ऐसे मौसम में कोई विद्यार्थी जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में जाना नहीं चाहता था। हालांकि रॉन ने तसल्ली देते हुए कहा कि शायद अग्निडंक उन्हें अच्छी तरह से गर्म कर दें। अग्निडंक या तो उन्हें खूब दौड़ाएंगे या फिर इतनी तेज धमाके करेंगे कि हैग्रिड के केबिन में आग लग जाएगी। जब वो हैग्रिड के केबिन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा छोटे खिचड़ी बालों और बहुत नुकीली ठुड्डी वाली एक बूढ़ी जादूगरनी दरवाजे के सामने खड़ी है। अब जल्दी करो, घंटी 5 मिनट पहले बज चुकी है, उन्होंने विद्यार्थियों से चिल्लाकर कहा जो बर्फ से जूझते हुए आ रहे थे। रॉन ने घूरते हुए कहा, आप कौन हैं? हैग्रिड कहाँ हैं? मेरा नाम प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक है। मैं जादुई प्राणियों की देखभाल की अस्थायी टीचर हूँ। हैरी ने तेज आवाज में पूछा, हैग्रिड कहाँ हैं? उसकी हालत ठीक नहीं है, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने रूखेपन से कहा। हैरी के कानों में अप्रिय हंसी की हल्की आवाज आई। मुड़कर देखा, ड्रैको मैल्फॉय और नाग शक्ति के बाकी विद्यार्थी आ गए थे। उनमें से कोई भी प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक को देखकर हैरान नहीं था। इस रास्ते से चलो, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा, और वे उस बाड़े को पार करने लगी जहां बॉबेटन्स के विशाल घोड़े ठंड के मारे कांप रहे थे। हैरी, रॉन, हरमाइनी पीछे पीछे चल दिए, लेकिन वो मुड़कर कैबिन की तरफ देख रहे थे। पर्दे बंद थे। क्या अंदर हैग्रिड अकेला और बीमार था? हैग्रिड को क्या हो गया? हैरी ने जल्दी से प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के पास पहुंचते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, उन्होंने कहा, जैसे उन्हें लग रहा हो कि वो जबरदस्ती दूसरों के मामले में अपनी टांग फंसा रहा है। फिर वो उन्हें जंगल के किनारे पर लगे एक पेड़ के पास ले गई, जहां एक बड़ा और सुंदर यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न को देखते ही लड़कियों के मुंह से ऊ की आवाज निकल गई। ओह, कितना सुंदर है, लेवेंडर ब्राउन फुसफुसाकर बोली। वो इसे कहां से ले आई हैं? यूनिकॉर्न को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यूनिकॉर्न इतना सफेद था कि उसके चारों तरफ की बर्फ भूरी दिख रही थी। वो घबराहट के मारे सुनहरे पंजे जमीन पर मार रहा था
और अपना सींगदार सिर पीछे की तरफ उछाल रहा था। लड़कों लड़कों तुम पीछे रहना, प्रोफेसर ने चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने अपना एक हाथ बाहर निकाला जो हैरी के सीने से कसकर टकराया। उन्हें महिलाओं का स्पर्श ज्यादा पसंद है। लड़कियां सामने आएं, सावधानी से उसके पास जाएं। लड़कियां धीरे धीरे यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ने लगीं। लड़के बाड़े की फेंस के पास खड़े होकर देखते रहे। प्रोफेसर के दूर जाने पर हैरी ने रॉन से कहा, तुम्हें क्या लगता है हैग्रिड को क्या हुआ होगा? देखो पॉटर, अगर तुम सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हैग्रिड पर हमला नहीं हुआ है। उसे अपना बड़ा और बदसूरत चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने तीखी आवाज में पूछा। मेलफॉय ने अपना हाथ दुशाले की जेब में डाला, अखबार का तह किया हुआ पन्ना निकाला। ये देखो पॉटर, तुम्हें एक खबर देते हुए अफसोस हो रहा है। वो कुटिल हंसी हंसा। हैरी ने उसके हाथ से अखबार का पन्ना झपट लिया। डंबलडोर की दानवी भूल, रीटा स्कीटर विशेष संवाददाता। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के सन की हेडमास्टर अल्बस डंबलडोर हमेशा से विवादास्पद लोगों को नियुक्त करते हैं। इस साल सितंबर में उन्होंने एलेस्टर बावरे नैन मूडी को गुप्त कलाओं से रक्षा विषय का टीचर नियुक्त किया है। मूडी पूर्व ऑरर हैं जो छोटी सी भी बात पर शाप देने के लिए कुख्यात हैं। बहरहाल बावरे नैन मूडी बहुत जिम्मेदार और दयालु लगते हैं जब हम उनकी तुलना उस अर्धमानव से करते हैं जिसे डंबलडोर ने जादुई प्राणियों की देखभाल विषय पढ़ाने का जिम्मा सौंपा है। रूबियस हैग्रिड स्वीकार करता है कि जब 3rd ईयर की क्लास में पढ़ता था तो उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था। तब से वो स्कूल में गेम कीपर के रूप में काम कर रहा है। उसे ये नौकरी डंबलडोर की मेहरबानी से मिली थी। बहरहाल पिछले साल हैग्रिड ने हेडमास्टर पर अपने रहस्यमय प्रभाव का इस्तेमाल करके जादुई प्राणियों की देखभाल की टीचर का अतिरिक्त कार्यभार हथिया लिया है। हैग्रिड बहुत ही विशाल और खूंखार दिखता है। यही नहीं, भयंकर प्राणियों से अपने विद्यार्थियों को लगातार डराता रहता है। 4th ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी ड्रेको मेलफॉय का कहना है, मुझ पर एक गरुण अश्व ने हमला कर दिया था और मेरे दोस्त विंसेंट क्रेग को एक फ्लावर वर्म ने बुरी तरह काट लिया था। हम सब हैग्रिड से नफरत करते हैं लेकिन कुछ कहने से डरते हैं। बहरहाल हैग्रिड का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो विद्यार्थियों को डराने वाले इस अभियान को बंद करे। दैनिक जादूगर की इस रिपोर्टर के साथ पिछले महीने हुई बातचीत में उसने स्वीकार किया है वो ऐसे प्राणियों को पाल रहा है जिनका नाम उसने विस्फोटक अग्निडंक रखा है। ये बहुत ही खतरनाक प्राणी सींग, बिच्छू और अग्निकर्कट की संकर जाति के हैं। जादुई प्राणियों की नई नस्लों की उत्पत्ति पर सामान्यतः जादुई प्राणी नियमन और नियंत्रण विभाग करीबी नजर रखता है, लेकिन ऐसा लगता है हैग्रिड खुद को ऐसे प्रतिबंधों से ऊपर मानता है। मैं तो बस ये काम मजे के लिए कर रहा था, उसने ये कहते हुए विषय बदल दिया। यही नहीं, दैनिक जादूगर ने अब ये प्रमाण खोज लिया है, हैग्रिड शुद्ध खून वाला जादूगर नहीं है। दरअसल वो शुद्ध नस्ल का इंसान नहीं है। उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि दानवी फ्रिड वुल्फा है जिसका वर्तमान पता ठिकाना ज्ञात है। खून के प्यासे और हिंसक दानवों ने आपस में लड़कर अपनी संख्या इतनी कम कर ली है कि वो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जो गिने चुने दानव बचे थे वो तुम जानते हो कौन के साथ मिल गए थे और उनके दहशत भरे युग में सबसे बुरी मगलू हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। बहरहाल अगर जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लासों में हैग्रिड की हरकत को देखा जाए तो ये पता चल जाएगा कि फ्रिड वुल्फा के बेटे को भी अपनी माँ का क्रूर स्वभाव विरासत में मिला है। अजीब बात यह है कि हैग्रिड ने उस लड़के से करीबी दोस्ती कर ली है जो तुम जानते हो कौन के पतन के लिए जिम्मेदार था, जिसकी वजह से हैग्रिड की माँ और तुम जानते हो कौन के बाकी समर्थकों को भाग कर छिपना पड़ा। शायद हैरी पॉटर अपने विशाल मित्र के बारे में यह प्रिय सच्चाई न जानता हो, लेकिन निश्चित रूप से अल्बस डंबलडोर का ये कर्तव्य है कि वो हैरी पॉटर और उसके साथी विद्यार्थियों को अर्ध दानवों के साथ रहने के खतरों के बारे में चेतावनी दें। हैरी ने पढ़ना खत्म किया, रॉन की तरफ देखा जिसका मुंह खुला हुआ था। उसने फुसफुसा कर पूछा, रीटा को कैसे पता चला? लेकिन हैरी इस बात से परेशान नहीं था। तुमने ये क्यों कहा कि हम सब हैग्रिड से नफरत करते हैं? हैग्रिड ने थूक उड़ाते हुए मेलफॉय से गुस्से में पूछा। ये क्या बकवास है? फ्लावर वर्म ने उसे बुरी तरह कब काटा था? उसने क्रैब की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उनके तो दांत तक नहीं थे। क्रैब उपहास उड़ाते हुए हंस रहा था।
मुझे लगता है इससे उस मूर्ख का टीचिंग करियर खत्म हो जाएगा, मेलफॉय ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। क्या तुम लोग यूनिकॉर्न की तरफ ध्यान दोगे? प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक की आवाज लड़कों की तरफ आई। अब लड़कियां यूनिकॉर्न के चारों तरफ खड़े होकर उसे थपथपा रही थीं। हैरी इतना नाराज था कि जब उसने यूनिकॉर्न की तरफ पलट कर देखा तो दैनिक जादूगर का लेख उसके हाथ में थरथराने लगा। प्रोफेसर अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाकर यूनिकॉर्न के जादुई गुण बता रही थी ताकि लड़के उनकी बात सुन सकें। मैं चाहती हूँ कि अब हमें ये ही पढ़ाएं, पार्वती पाटिल ने क्लास खत्म होने के बाद कहा जब वो लंच के लिए महल की तरफ जा रहे थे। जादुई प्राणियों के बारे में मेरी राय यही थी, यूनिकॉर्न जैसे अच्छे जानवर, न कि भयंकर डंक वाले जानवर। और हैग्रिड का क्या होगा? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते समय गुस्से से कहा। उसका क्या होना है? वो गेम कीपर का काम तो कर ही सकता है ना? पार्वती ने सख्त आवाज में कहा। डांस पार्टी के बाद पार्वती हैरी से उखड़ी हुई थी। हैरी को लगा उसे डांस पार्टी में पार्वती की तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में पार्वती को काफी मजा आया था। जब वो बड़े हॉल में दाखिल हुए तो हरमाइनी बोली, क्लास बहुत बढ़िया थी। प्रोफेसर ने यूनिकॉर्न के बारे में जो बातें बताई उनमें से आधी तो मुझे पता ही नहीं थी। इसकी तरफ देखो, हैरी ने गुर्राते हुए कहा और दैनिक जादूगर का लेख हरमाइनी के सामने रख दिया। उसे पढ़ते समय हरमाइनी का मुंह खुला रह गया। उसकी प्रतिक्रिया रॉन जैसी ही थी। उस दुष्ट औरत को इस बात का पता कैसे चला? तुम्हें यह तो नहीं लगता कि हैग्रिड ने उसे बताया होगा? हैरी ने गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ जाते हुए और एक कुर्सी पर गुस्से में बैठते हुए कहा, उसने हमें कभी नहीं बताया। हैग्रिड ने उनके सामने मेरी बुराई नहीं की थी, वो उससे बदला निकाल रही हैं। शायद रीटा ने डांस पार्टी में हैग्रिड और मैडम मैक्सिम की बातें सुन ली होंगी, हरमाइनी ने धीरे से कहा। अगर ऐसा होता तो वो हमें बगीचे में दिख जाती, वैसे भी उन्हें स्कूल में आने की इजाजत नहीं है, रॉन ने कहा। शायद उसके पास अदृश्य चोगा हो, हैरी ने अपनी प्लेट में चिकन कैसरोल डालते हुए कहा, लेकिन वो इतने गुस्से में था कि कैसरोल टेबल क्लॉथ पर गिर गया। वो ऐसा जरूर कर सकती है जैसा तुमने और रॉन ने किया था, हरमाइनी ने कहा। हम उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हमारे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, रॉन ने गुस्से में कहा। मूर्ख आदमी अपनी दानवी माँ के बारे में बैठकर ऐसी जगह बातें कर रहा था जहां सारी दुनिया उसकी बात सुन सकती थी। हमें उससे मिलने जाना चाहिए, हैरी ने कहा। शाम को ज्योतिष की क्लास के बाद चलते हैं, उसे बता देते हैं हम उसे वापस बुलाना चाहते हैं। तुम भी उसे वापस बुलाना चाहती हो ना? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। देखो, मैं सच कहूँ तो आज पहली बार जादुई प्राणियों की सही क्लास हुई है और मुझे अच्छा लगा है, लेकिन जाहिर है मैं हैग्रिड को वापस बुलाना चाहती हूँ, हरमाइनी ने जल्दी से जोड़ दिया, क्योंकि हैरी उसे गुस्से से घूर रहा था। उस शाम को डिनर के बाद तीनों एक बार फिर महल से बाहर निकले। हैग्रिड की कैबिन की तरफ गए, दरवाजा खटखटाया। फैंग के भौंकने की आवाज सुनाई दी। हैग्रिड, हम हैं, हैरी ने चिल्लाकर दरवाजा भड़बड़ाया। दरवाजा खोलो, हैग्रिड ने जवाब नहीं दिया। फैंग के कूं कूं करने और नाखून से दरवाजा खुरचने की आवाज सुनाई दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो 10 मिनट तक दरवाजा ठोंकते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। वो हमसे मुंह क्यों छुपा रहा है, हरमाइनी ने कहा जब उन्होंने आखिर हार मान ली और स्कूल की तरफ वापस लौट गए। उसे कहीं ये तो नहीं लग रहा कि उसके अर्धदानव होने से हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हैग्रिड को फर्क पड़ रहा था। पूरे सप्ताह उसकी झलक दिखाई नहीं दी। वो मैदान में गेम कीपर का काम नहीं कर रहा था। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ही जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लासें लेती रहीं। मेलफॉय अपनी खुशी का इजहार करने का कोई मौका नहीं चूकता था। जनवरी के मध्य में हॉग्समीड की यात्रा थी। हरमाइनी बहुत हैरान हुई जब हैरी ने बताया कि वो भी हॉग्समीड जाने की योजना बना रहा है। हरमाइनी ने कहा, मैंने तो सोचा था तुम हॉल की शांति का फायदा उठाना चाहोगे, उस अंधे के सुराग को समझना। हैरी ने झूठ बोल दिया। ओह, मुझे लगता है मैं काफी कुछ समझ चुका हूँ। क्या सचमुच? हरमाइनी ने प्रभावित दिखते हुए कहा। बहुत बढ़िया। हैरी के अंदर अपराध बोध की मरोड़ उठी, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। अंडे का सुराग सुलझाने के लिए उसके पास 5 हफ्ते थे, काफी लंबा समय था। इसके अलावा यदि वो हॉग्समीड गया तो हैग्रिड से टकरा सकता था, उसे वापस लौटने के लिए राजी कर सकता था। शनिवार को हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ महल से बाहर निकले, ठंडे नमी भरे मैदान से होते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगे। जब वो झील में खड़े डर्मस्ट्रैंग के जहाज के पास से निकले तो उन्होंने देखा विक्टर क्रम उसकी डेक पे खड़ा है और उसने तैरने वाली पोशाक पहन रखी है। वो काफी दुबला लेकिन शक्तिशाली दिख रहा था। वो जहाज के सिरे पर चढ़ा, उसने बाहें फैलाई और झील में छलांग लगा दी। वो पागल हो गया है,
हैरी ने क्रम के काले सिर की तरफ घूर कर देखते हुए कहा जब वो झील के बीच में बाहर निकला। जनवरी का महीना है, पानी बहुत ठंडा होगा। देखो, वो जहाँ से आया है वहाँ मौसम इससे भी ठंडा रहता है। मुझे लगता है उसे तो ये पानी भी गर्म लगता होगा। हरमाइनी ने कहा। हाँ, लेकिन विशाल समुद्र फेनी भी तो है, रॉन ने बोला। उसकी आवाज में चिंता नहीं थी बल्कि उम्मीद का भाव था। देखो, वो बुरा नहीं है। डर मिस्ट्रेंग का होने के बावजूद वैसा नहीं जैसा तुम लोग सोचते हो। उसने मुझे बताया कि उसे यहाँ का माहौल ज्यादा अच्छा लगता है। रॉन कुछ नहीं बोला। डांस पार्टी के बाद उसने विक्टर क्रम का जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन पार्टी के अगले ही दिन हैरी को उसकी पलंग के नीचे एक छोटा सा टूटा हुआ हाथ दिखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस छोटे मॉडल की आकृति से तोड़ा गया था जो बल्गारिया के क्विडिच दुशाले पहने थी। हाई स्ट्रीट पर चलते समय हैरी की निगाह पूरे रास्ते हैग्रिड की तलाश कर रही थी। उसने देख लिया हैग्रिड कहीं नहीं है। उसने 3 ब्रूम स्टिक चलने का सुझाव दिया। वहाँ भीड़ थी, लेकिन सभी टेबलों पर एक निगाह डालने के बाद हैरी को पता चला हैग्रिड वहाँ नहीं था। डूबते दिल से वो रॉन और हरमाइनी के साथ बार में गया। मैडम रोजमार्टा को 3 बटर बियर का ऑर्डर दिया। उदासी से सोचा अगर वो हॉगवर्ट्स में ही रहता और अंडे की चीखों के बीच छिपे सुराग को समझने की कोशिश करता तो अच्छा होता। क्या वो कभी अपने ऑफिस नहीं जाते हैं? हरमाइनी ने अचानक फुसफुसाकर कहा। देखो, उसने बाद में पीछे लगे आईने की तरफ इशारा किया। हैरी ने देखा लूडो बैगमैन का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। बैगमैन धीमी आवाज में पिशाचों के सामने जल्दी जल्दी बोल रहे थे। पिशाचों ने हाथ बांध रखे थे, वो खतरनाक दिख रहे थे। हैरी ने सोचा बहुत अजीब बात है, बैगमैन वीकेंड के समय 3 ब्रूम स्टिक में थे जबकि त्रिकोणीय टूर्नामेंट की कोई गतिविधि नहीं थी और निर्णायक की कोई जरूरत नहीं थी। उसने आईने में बैगमैन को देखा। वो तनाव में दिख रहे थे, दरअसल उतने ही तनाव में थे जितने कि मौत का निशान दिखने के पहले उस रात जंगल में दिखे थे। लेकिन तभी बैगमैन ने बार में अपनी नजरें दौड़ाई। हैरी को देखकर खड़े हो गए। 1 मिनट में आता हूँ, बस 1 मिनट में। बैगमैन तेजी से हैरी की तरफ आने लगे। उनके चेहरे पर एक बार फिर लड़कों जैसी मुस्कान थी। हैरी, कैसे हो? मैं तुमसे मिलने की उम्मीद कर रहा था। सब कुछ ठीक है? हाँ, हैरी ने कहा। मैं तुमसे अकेले में बातें कर सकता हूँ हैरी? बैगमैन ने उत्सुकता से कहा। तुम दोनों को तो बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, रॉन ने कहा। फिर वो और हरमाइनी टेबल की तलाश में दूर चले गए। बैगमैन हैरी को मैडम रोजमार्टा के सबसे दूर वाले कोने में ले गए। देखो, मैं बस सोच रहा था कि एक बार फिर तुम्हें हॉर्नटेल के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन की बधाई दूं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, हैरी ने कहा, लेकिन वो जानता था कि बैगमैन सिर्फ ये नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि बधाई तो वो रॉन और हरमाइनी के सामने दे सकते थे। बहरहाल बैगमैन गोपनीय बात को कहने की खास जल्दी में नहीं थे। हैरी ने देखा वो बार के आईने में पिशाचों को देख रहे थे जो अपनी काली तिरछी आंखों से उन्हें और हैरी को देख रहे थे। जब बैगमैन ने देखा हैरी भी पिशाचों की तरफ देख रहा है तो वो धीमी आवाज में बोले, बुरे सपने की तरह लगता है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। वही क्विडिच वर्ल्ड कप में बल्गारिया के मंत्री जैसा हाल है, लेकिन कम से कम वो तो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था जिसे कोई भी समझ सकता था। ये लोग तो पिशाची भाषा में अनाप शनाप बकते हैं और मुझे पिशाची भाषा का सिर्फ एक ही शब्द आता है, ब्लैड वैक, जिसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। मैं इसे नहीं बोलना चाहता क्योंकि कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं उन्हें धमका रहा हूँ। वो धीरे से हंसे। वो क्या चाहते हैं? देखो, वो लोग बार्टी क्राउच को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तो लंदन के मंत्रालय में होंगे, है ना? हैरी ने कहा। क्या पता वो कहाँ होंगे। उन्होंने ऑफिस आना छोड़ दिया है, पिछले 2 हफ्ते से गायब है। उनके असिस्टेंट पर्सी का कहना है वो बीमार हैं। उसने ये भी बताया कि वो उल्लू के माध्यम से अपने निर्देश भेज रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे तुम इसका जिक्र मत करना किसी से, क्योंकि रीटा स्कीटर अब भी हर जगह खबर की तलाश में है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो बार्टी की बीमारी को किसी भयंकर बात में बदल देगी। शायद कहेगी बर्था जोरकिंसन की तरह वो भी गायब है। हैरी ने पूछा, आपको बर्था के बारे में कुछ पता चला? नहीं। बैगमैन दोबारा तनाव में दिखने लगे। मैंने उसकी तलाश में आदमी लगा रखे हैं और ये मामला अजीब है। निश्चित रूप से अल्बानिया तो पहुंची थी क्योंकि वो अपनी कजिन से मिली थी और फिर वो अपनी कजिन के घर से निकलकर दक्षिण दिशा में रहने वाली आंटी से मिलने गई थी। रास्ते में कहीं गायब हो गई। उसका कोई सुराग नहीं है। कहाँ जा सकती है? उसके बारे में ये भी तो नहीं कह सकते कि वो किसी के साथ भाग गई हो। वो इस तरह की तो नहीं लगती थी। लो, हम कहाँ की बातों में उलझ गए। पिशाचों और बर्था जोरकिंस की।
मैं तो दरअसल तुमसे पूछना चाहता था, तुम अपने सुनहरे अंडे के मामले में कहाँ तक पहुंचे हो? उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। ठीक ठाक ही है, हैरी ने झूठ बोल दिया। बैगमैन समझ गए वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, सुनो हैरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ज़बरदस्ती इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ रहा है। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, सही दिशा में संकेत कर सकूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जिस तरह तुमने ड्रैगन को पार किया था वो बहुत शानदार था। बस मुझे ज़रा सा इशारा कर दो। हैरी ने बैगमैन के गोल और गुलाबी चेहरे को देखा, उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखों को भी। देखिए, हमें अपने सुरागों को अकेले ही सुलझाने के लिए कहा गया था। उसने ये बात सावधानी से और सामान्य स्वर में कही, ताकि कहीं ऐसा न लगे कि वो जादुई खेल विभाग के प्रमुख पर नियम तोड़ने का आरोप लगा रहा हो। हाँ, ये बात तो है। लेकिन देखो हैरी, हम सब हॉगवर्ट्स की जीत चाहते हैं, है ना? हैरी ने पूछा। क्या आपने सेड्रिक के सामने मदद का प्रस्ताव रखा है? बैगमैन के चेहरे पर हल्की सी त्योरियां दिखने लगी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए सोचा तुम्हारी मदद करूँ। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है मैं अंडे की समस्या को सुलझाने के काफी करीब हूँ। 1-2 दिन में इसकी तह तक पहुंच जाऊंगा। उसे ये पता नहीं था कि उसने बैगमैन की मदद लेने से इनकार क्यों किया था। शायद इसलिए क्योंकि बैगमैन लगभग अजनबी थे और उनकी मदद लेना धोखेबाजी होती, जबकि रॉन, हरमाइनी या सीरियस से सलाह लेने में उसे ऐसा नहीं लगता था। बैगमैन को देखकर लगा कि उन्हें बुरा लगा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए। उसी समय फ्रेड और जॉर्ज आ गए। हेलो मिस्टर बैगमैन, फ्रेड ने उत्साह से कहा। क्या हम आपके लिए ड्रिंक खरीद सकते हैं? नहीं, बैगमैन ने कहा और आखिरी बार हैरी को निराशा के साथ देखा। अच्छा, तो मुझे भागना पड़ेगा, उन्होंने कहा। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। गुड लक हैरी। वो 3 ब्रूमस्टिक से बाहर निकल गए। पिशाच अपनी कुर्सियों से उतरे और उनके पीछे चल दिए। हैरी रॉन और हरमाइनी के पास लौट गया। हैरी बैठा ही था कि रॉन ने पूछा, वो क्या कह रहे थे? हैरी ने कहा, वो सुनहरे अंडे के मामले में मेरी मदद करना चाहते थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हरमाइनी ने कहा, जो सदमे में दिख रही थी। वो निर्णायक हैं और वैसे भी तुमने उसकी गुत्थी सुलझा ली है ना? हाँ, लगभग। देखो, मुझे लगता है अगर डंबलडोर को ये पता चल गया कि बैगमैन तुम्हारे सामने धोखेबाजी का प्रस्ताव कर रहे हैं तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। हरमाइनी बहुत अप्रसन्न दिख रही थी। काश वो सेड्रिक की मदद करने की भी इतनी कोशिश कर रहे हों। हैरी बोला, वो नहीं कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा था। ये पिशाच बहुत दोस्ताना नहीं दिख रहे थे, हरमाइनी ने बटर बियर पीते हुए कहा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बैगमैन के अनुसार क्राउच को खोज रहे हैं। वो ऑफिस नहीं जा रहे। शायद पर्सी उन्हें जहर दे रहा होगा। सोच रहा होगा अगर क्राउच निपट गया तो अंतर्राष्ट्रीय जादुई सौहार्द विभाग का प्रमुख हो जाएगा। हरमाइनी ने रॉन की तरफ ऐसी चीजों के बारे में मजाक मत करो वाली निगाह डाली। बोली, अजीब बात है, पिशाच मिस्टर क्राउच को खोज रहे हैं। पिशाच तो आम तौर पर जादुई प्राणी नियमन और नियंत्रण विभाग से सरोकार रखते हैं। क्राउच सैकड़ों भाषाएं बोल सकता है, हैरी ने कहा। पिशाचों को दुभाषी की जरूरत होगी। क्या अब तुम बेचारे पिशाचों के बारे में चिंता कर रही हो? रॉन ने हरमाइनी से कहा। शायद SPUG शुरू करने के बारे में सोच रही होगी, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अगली गॉब्लिन्स। हाँ, हरमाइनी ने व्यंग से कहा। पिशाचों को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जब प्रोफेसर बिन्स ने हमें पिशाच विद्रोह के बारे में बताया था तो तुमने सुना नहीं? हैरी और रॉन एक साथ बोले, हमने कुछ नहीं सुना। वे लोग जादूगरों से निपटने में सक्षम हैं, हरमाइनी बोली और अपनी बटर बियर का एक और घूंट पिया। वो बहुत चतुर होते हैं। वो घरेलू जिन्न की तरह नहीं हैं, जो खुद के लिए इंसाफ मांगने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पाते। ओह, रॉन ने दरवाजे की तरफ एक टक देखते हुए कहा। रीटा स्कीटर अभी अभी अंदर आई थी। वो आज पके हुए केले के रंग का पीला दुशाला पहने थी। उसका मोटी तोंद वाला फोटोग्राफर भी था। उन्होंने ड्रिंक्स खरीदे और फिर फोटोग्राफर के साथ भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए पास वाले टेबल पर आकर बैठ गई। उसके पास आने पर हैरी, रॉन और हरमाइनी ने उन्हें गुस्से से घूरा। वो हमसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, है ना बोजो? तुम्हें क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? वैसे भी वो पिशाचों के झुंड के बीच क्या कर रहा था? क्या यहाँ की सैर करा रहा था? एक नंबर का झूठा है। लगता है कोई गड़बड़ हो रही है, थोड़ी छानबीन करनी होगी। जादुई खेल विभाग के पूर्व प्रमुख लूडो बैगमैन का पतन, ये हेडलाइन कैसे रहेगी बोजो? बस हमें खबर की जरूरत है, हैरी ने जोर से कहा। किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच रही हैं? कुछ लोगों ने पलट कर देखा।
रीटा स्कीटर की आंखें चश्मे के पीछे फैल गईं। जब उन्होंने देखा ये बात किसने कही है। हैरी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमारे पास क्यों नहीं बैठते? मैं 10 फुट की झाड़ू लेकर भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुमने हैग्रिड के साथ ऐसा क्यों किया? हैग्रिड, हमारे पाठकों को सच्चाई जानने का हक है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूं। किसे परवाह है कि वो अर्धदानव है? उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, हैरी चिल्लाया। 3 ब्रूम स्टिक्स में अब खामोशी छा गई थी। मैडम रोजमार्टा बार के पीछे से घूर कर देख रही थी। रीटा स्कीटर्स की मुस्कान थोड़ी देर के लिए कांपी, फिर उसने लगभग दोबारा संभाल लिया। उसने मगरमच्छ की खाल वाला हैंडबैग खोला और उसमें से अपनी तीव्र कथन कलम बाहर निकाल कर बोली, तो फिर हैरी ऐसा करो, तुम मुझे अपने दोस्त हैग्रिड के अच्छे पहलू के बारे में इंटरव्यू दे दो। भीमकाय शरीर के पीछे छिपा मासूम दिल, तुम्हारी बेमेल दोस्ती और उसके पीछे छुपे कारण, क्या वो तुम्हें अपने पिता का वैकल्पिक रूप लगता है? हरमाइनी अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में बटर बियर की बोतल इस तरह पकड़ रखी थी जैसे कोई बम हो। बुरी औरत, तुम्हें किसी भी बात की परवाह नहीं है। तुम धमाकेदार खबर के लिए कुछ भी कर सकती हो, किसी की जान ले सकती हो, यहां तक कि तुम लूडो बैगमैन को भी नहीं छोड़ रही हो। मूर्ख लड़की, बैठ जाओ। उन चीजों के बारे में अपना मुंह बंद रखो जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मैं लूडो बैगमैन के बारे में ऐसी बातें जानती हूँ जिन्हें सुनकर तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाल तो पहले से ही उलझे और खड़े हैं। चलो चलते हैं, हरमाइनी ने कहा। चलो हैरी, रॉन। वो बाहर निकल गए। जब वो वापस सड़क पर तेजी से चलने लगे तो रॉन ने धीमे और चिंतित आवाज में कहा, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी हरमाइनी। उसे कोशिश तो करने दो, हरमाइनी ने गुस्से से कांपते हुए तीखी आवाज में कहा। मैं उसे बता दूंगी मैं मूर्ख लड़की हूं। इस बात के लिए उससे बदला लूंगी। पहले हैरी, फिर हैग्रिड। तुम रीटा स्कीटर से पंगा मत लो। मैं सच कह रहा हूं हरमाइनी, वो कोई भी उल्टी सीधी खबर छाप सकती है। रॉन ने घबराते हुए कहा, मेरे मम्मी डैडी दैनिक जादूगर नहीं पढ़ते। वो मुझे मुंह छुपाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वो इतनी तेजी से चल रही थी कि हैरी और रॉन को उसके साथ चलने में कठिनाई हो रही थी। पिछली बार हैरी ने हरमाइनी को इतने गुस्से में तब देखा था जब उसने ड्रैको मैल्फॉय को थप्पड़ मारा था। और हैग्रिड भी अब मुंह नहीं छुपाएगा। उसे उस घटिया औरत के कारण शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। चलो। आगे आगे भागते हुए वो उन दोनों को सड़क पर तेजी से ले गई। वो पंख वाले वाराहों की मूर्ति के बीच में बने गेट से निकले और हैग्रिड के केबिन की तरफ जाने लगे। पर्दे बंद थे। फैंग भौंकने लगा, हैग्रिड, हैग्रिड, बहुत हो गया। हम जानते हैं तुम अंदर हो। किसी को परवाह नहीं है। तुम्हारी माँ दानवी थी हैग्रिड। तुम उस घटिया स्कीटर औरत के कारण ऐसा मत करो। बाहर आ जाओ। हरमाइनी सामने वाले दरवाजे को छूंकते हुए चिल्लाई। दरवाजा खुल गया। हरमाइनी ने कहा, तुम भी तो। तभी वो अचानक चुप हो गई, क्योंकि सामने हैग्रिड नहीं था बल्कि एल्बस डंबलडोर थे। डंबलडोर ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। गुड आफ्टरनून। हम हैग्रिड से मिलना चाहते हैं, हरमाइनी ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। हाँ, मैं इतना तो समझ ही गया था, डंबलडोर ने कहा। उनकी आंखें झमकने लगी। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं आते? हरमाइनी ने कहा। ओह हाँ। हरमाइनी, रॉन और हैरी कैबिन के अंदर आ गए। जैसे ही हैरी भीतर घुसा, फैंग ने छलांग लगा दी। वो पागलों की तरह भौंकते हुए उसके कान चाटने की कोशिश करने लगा। हैरी ने फैंग को दूर हटाया, चारों तरफ देखा। हैग्रिड टेबल के पास बैठा था जिस पर 2 बड़े मग रखे थे। उसकी हालत सचमुच बहुत बुरी दिख रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। हाय हैग्रिड, हैरी ने कहा। हैग्रिड ने नजरें उठाकर देखा। हेलो, उसने काफी भारी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि चाय की जरूरत पड़ेगी। डंबलडोर ने हैरी, रॉन और हरमाइनी के अंदर आ जाने के बाद दरवाजा बंद करते हुए कहा। उन्होंने अपनी छड़ी निकाल कर हिलाई। चाय की घूमने वाली ट्रे हवा में प्रकट हुई जिसमें केक की प्लेट भी रखी थी। डंबलडोर ने जादू से ट्रे टेबल पर रख दी और सभी लोग टेबल के चारों तरफ बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर डंबलडोर बोले, हैग्रिड, तुमने सुना मिस ग्रेंजर चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रही थी?
हरमाइनी का चेहरा गुलाबी हो गया, लेकिन डंबलडोर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, हरमाइनी, हैरी और रॉन तुमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, जैसा कि उनकी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशों से साफ जाहिर होता है। तुम्हें ये तो नहीं लगा कि वो स्कीटर भैंस। माफ़ कीजिए प्रोफेसर, हैरी ने जल्दी से डंबलडोर की तरफ देखते हुए कहा। हैरी, मैं कुछ समय के लिए बहरा हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुन पाया, डंबलडोर बोले। उन्होंने अपने अंगूठे चटकाए और छत की तरफ देखने लगे। हाँ, मेरा मतलब था हैग्रिड, तुमने कैसे सोच लिया उस औरत ने तुम्हारे बारे में जो लिखा है, हमें उससे फर्क पड़ेगा। हैग्रिड की बीटल जैसी काली आंखों से दो मोटे आंसू बाहर निकले और उसकी खिचड़ी दाढ़ी पर गिर गए। हैग्रिड, मैं जो तुमसे कह रहा था ये उसी बात का सबूत है, डंबलडोर ने कहा। वो सावधानी से छत की तरफ देख रहे थे। मैंने तुम्हें अनगिनत माता पिताओं की चिट्ठियां दिखाई हैं जो हॉगवर्ट्स में पढ़ते समय तुम्हें जानते थे। उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला तो वो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन सभी तो ऐसा नहीं कह रहे, हैग्रिड ने भर्राई आवाज में कहा। सब तो ये भी नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रुकें। देखो हैग्रिड, अगर तुम 100% लोकप्रियता पाने के चक्कर में हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस कैबिन से काफी लंबे समय तक बाहर रहना पड़ेगा, डंबलडोर बोले, जो अब अपने आधे चांद के आकार वाले चश्मे के ऊपर से घूर रहे थे। इस स्कूल का हेडमास्टर बनने के बाद कभी एक हफ्ता भी ऐसा नहीं आया जब कम से कम एक उल्लू ये शिकायत लेकर मेरे पास नहीं आया हो कि मैं स्कूल ठीक से नहीं चला रहा हूँ। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुद को कमरे में बंद कर लूँ, किसी से बात ना करूँ? हैग्रिड ने टूटी आवाज में कहा। लेकिन आप अर्धदानव नहीं हैं। हैग्रिड, मेरे रिश्तेदारों को देखो, डर्सली परिवार को देखो, हैरी ने आवेश में कहा। बड़ी सही बात कही, प्रोफेसर डंबलडोर ने कहा। मेरे खुद के भाई एबरफोर्थ पर बकरी पर अनुचित मंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। अखबारों में काफ़ी छपा था, लेकिन क्या एबरफोर्थ ने मुंह छिपाया? उसने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा सिर तान कर अपना काम करता रहा। वैसे मुझे विश्वास नहीं है कि वो अखबार पढ़ सकता है, इसलिए हो सकता है इसमें कोई बहादुरी की बात ना हो। तुम फिर से हमें पढ़ाना शुरू करो हैग्रिड, हरमाइनी ने शांति से कहा। वापस आओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हैग्रिड ने थूक अंदर गटका, उसके गालों पर और ज्यादा आंसू बहने लगे। डंबलडोर उठकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, हैग्रिड, मैं तुम्हारे इस्तीफे को अस्वीकार करता हूँ। मुझे उम्मीद है सोमवार से तुम अपने काम पर लौटोगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। सभी को गुड आफ्टरनून। डंबलडोर कैबिन के बाहर चले गए। सिर्फ फ्रैंक के कान खुजाने के लिए थोड़ी देर ठहरे। जब दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया तो हैग्रिड अपने कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े हाथों में मुंह छुपाकर सुबकने लगा। हरमाइनी उसकी बांह थपथपाती रही। वो बोला, डंबलडोर महान हैं, सचमुच महान। हाँ, वे महान हैं, रॉन ने कहा। क्या मैं एक केक ले सकता हूँ हैग्रिड? क्यों नहीं, हैग्रिड ने अपनी हथेली के पिछले हिस्से से आंखें पोंछते हुए कहा। वो ठीक कहते हैं, निश्चित रूप से तुम सब ठीक कहते हो। हम ही मूर्ख थे। हमारे डैडी हमारे व्यवहार को देखकर शर्मिंदा होते थे। तुम लोगों को कभी अपने डैडी की तस्वीर नहीं दिखाई है ना? ये देखो। हैग्रिड उठकर अलमारी तक गया, दराज खोलकर एक तस्वीर बाहर निकाली। तस्वीर में एक नाटा जादूगर था। उसकी आंखें भी हैग्रिड जैसी काली थीं। वो हैग्रिड के कंधे पर बैठा हुआ था। हैग्रिड की लंबाई 7-8 फुट होगी। ये बात उसके पास लगे सेव के पेड़ से समझ में आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। उसका चेहरा कम सिन, गोल और चिकना था। ये बामुश्किल 11 साल का लग रहा था। ये उस समय की तस्वीर है जब हम हॉगवर्ट्स में दाखिल हुए ही थे। डैडी बहुत चिंता में थे। उन्हें लग रहा था हो सकता है हम जादूगर ना हों, हमारी मम्मी के कारण। चाहे जो हो, जाहिर है वास्तव में हम कभी निपुण जादूगर नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम डैडी को हमारे हॉगवर्ट्स से निकलने का सदमा नहीं झेलना पड़ा। जब हम सेकेंड ईयर में थे वो चल बसे थे। डैडी के जाने के बाद डंबलडोर ने हमें सहारा दिया, हमें गेम कीपर का काम दिलाया। वो लोगों पर भरोसा करते हैं, उन्हें दूसरे मौके देते हैं। इसी वजह से वो बाकी हेडमास्टरों से अलग हैं। किसी को भी हॉगवर्ट्स में जगह दे सकते हैं बशर्ते उसमें प्रतिभा हो। वो जानते हैं कि लोग अच्छे हो सकते हैं भले ही उनके परिवार उतने सम्मानजनक ना हो, लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझते।
कुछ लोग नाटक करते हैं कि उनकी हड्डियां बड़ी हैं, बजाय ये कहने के कि हम जो हैं। ये मानने में हमें शर्म नहीं आती। इस कारण कभी शर्मिंदा मत होना। हमारे डैडी हमेशा कहते थे, इस कारण कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ जाएंगे, लेकिन उनके बारे में सोचकर परेशान मत होना। वो सही कहते थे। हम कितने बड़े मूर्ख हैं। हम इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बड़ी हड्डियां, देखते जाओ, अब हम उसकी बड़ी हड्डियों को बड़ा करके बताएंगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे को घबरा कर देखा। हैरी हैग्रिड को नहीं बताना चाहता था कि उसने हैग्रिड और मैडम मैक्सिम को बातचीत करते सुना था। इसके बजाय तो वो 50 विस्फोटक अग्निडंकों को घुमाने ले जाना ज्यादा पसंद करता, लेकिन हैग्रिड अब भी बोले जा रहा था और उसे ये अंदाजा नहीं था उसके मुंह से कोई अजीब बात निकल गई है। तुम जानते हो हैरी, उसने अपने डैडी के फोटो से आंखें हटाईं जो अब चमक रही थी। जब हम तुमसे पहली बार मिले थे तो हमें अपना अतीत याद आ गया था। तुम्हारे मम्मी डैडी दोनों जा चुके थे और तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे तुम हॉगवर्ट्स में सफल नहीं हो पाओगे, याद है? तुम्हें यकीन नहीं था तुम में इतनी काबिलियत है, और अब कोई तुम्हारी तरफ देखे तो सही हैरी, स्कूल चैंपियन। उसने हैरी को एक पल के लिए देखा, फिर बहुत गंभीरता से कहा, तुम जानते हो हमें किस बात में मजा आएगा हैरी? तुम्हारी जीत देखने में मजा आएगा। लोगों को पता चलेगा शुद्ध खून होना काफी नहीं है। किसी को खुद पर शर्म करने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा डंबलडोर सही है, जो जादुई प्रतिभा वाले किसी भी बच्चे को हॉगवर्ट्स में पढ़ने का मौका देते हैं। उस अंडे का हाल कैसा है हैरी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, हैरी ने कहा। हैग्रिड के दुखी चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिल गई। ये हुई ना बात, तुम उन्हें बता दो हैरी, तुम उन्हें बता दो, उन सबको हरा डालो। हैग्रिड से झूठ बोलना बाकी लोगों से झूठ बोलने से काफी अलग था। उस दोपहर को हैरी जब रॉन और हरमाइनी के साथ महल लौटा तो उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। उसे हैग्रिड का खुशी से चमकता चेहरा दिख रहा था जब वो हैरी को टूर्नामेंट जीतने की कल्पना कर रहा था। उस शाम हैरी को अपने सीने पर अबू झंडे का बोझ जितना भारी लग रहा था उतना पहले कभी नहीं लगा। अब देखने का वक्त आ चुका था कि क्या सेड्रिक का सुराग सचमुच दमदार है। हैरी ने फैसला कर लिया था वो अपने घमंड को दरकिनार कर देगा।